नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है। यहां पर एक ठगी करने वाली महिला गिरफ्तार हुई है और ये महिला जो है आरबीआई का अफसर बताती थी खुद को। पिछले साल इसने एक कारोबारी से 7 लाख रुपए ठग लिए थे। एसबीआई की मिनी ब्रांच खुलवाने का इसने झांसा दिया था। ज्वालापुर पुलिस ने दिल्ली से इसे गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर, आरबीआई का अफसर बनकर ये महिला जो है ठगी करती थी। पुलकित शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़े हैं। पुलकित, दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है, कितना वक्त लगा, कैसे ये इसको पकड़ा गया, जरा बताइएगा दर्शकों को। देखिए, ज्वालापुर जो कोतवाली पुलिस है, करीब 1 साल से उसको इस महिला की तलाश थी और उसके अलावा 4 और लोग थे। कुल 5 लोगों पर इस मामले में ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया था। पिछले साल ज्वालापुर क्षेत्र के रहने वाले एक कारोबारी ने शिकायत करके मुकदमा दर्ज करा गया था और उसने बताया था कि 5 लोगों के एक ग्रुप ने एसबीआई की मिनी ब्रांच खुलवाने के नाम पर उससे 7 लाख रुपए ठगे हैं। और जो लोग उससे मिले थे, जिसमें प्रमुख रूप से ये महिला थी, इसने अपने आप को जो है आरबीआई का रिजर्व बैंक का अधिकारी बताया था, जिसके बाद जो कारोबारी था वो झांसे में आ गया और 7 लाख रुपए उससे ठग लिए गए। जब पुलिस ने शिकायत दर्ज की तो उसके बाद लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। इसमें एक दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसमें पूछताछ में सामने आया कि महिला की भी भूमिका है और आरबीआई की अधिकारी बनकर जो है महिला ने इस तरह से मुलाकात की है। तो उसके बाद से पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। फिलहाल दिल्ली से इसको मुख्य आरोपी को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस के लिए बड़ी जो है कार्रवाई की गई है ज्वालापुर पुलिस की ओर से। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और एक खबर आपदा से जुड़ी हुई, रानी पोखरी पुल टूटने के बाद वैकल्पिक मार्ग और अस्थायी पुल की व्यवस्था जो है वो की गई थी, लेकिन देर रात हुई तेज बारिश से जाखर नदी उफान पर आ गई और नदी में ज्यादा पानी की वजह से जो वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया था वो क्षतिग्रस्त हो गया है। अस्थायी पुल की बात करें वो भी टूट गया। पानी के तेज बहाव में नदी के किनारे खड़ा टैंकर और तार जाल भी बह गया। सड़क टूटने से एक बार फिर से ट्रैफिक बंद हो गया। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। आसपास के लोगों को अलर्ट रहने की अपील भी की गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक वैकल्पिक पुल तैयार किया गया, यानी कि एक ऑप्शनल विकल्प के तौर पर, लेकिन वो भी बह गया है इस तरह से देर रात जब पानी आया बहुत ज्यादा। और अब जो लोग हैं आसपास के क्षेत्र, क्योंकि पानी का बहाव आप देख पा रहे हैं और ये अभी कम नहीं हुआ है, उसी रफ्तार से पानी बह रहा है। आसपास के क्षेत्रों को अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन हाँ, ऋषिकेश देहरादून का संपर्क अब फिर से टूट गया है, कट गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक विकल्प तैयार किया गया इस पुल का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। रानी पोखरी का वैकल्पिक मार्ग जो था वो भी अब बह गया है एक तरह से, क्योंकि जाखर नदी में पानी का बहाव बहुत तेज है। देर रात ही ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पानी का बहाव तेज होने की वजह से ये वैकल्पिक जो मार्ग था वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आशीष डोभाल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, लगातार हम सुबह से जानकारी दे रहे हैं इस मार्ग के बारे में, क्योंकि संपर्क टूट गया है। क्या अब किया गया है? क्या कोई संभावना है कि कुछ घंटों में कोई और विकल्प तैयार हो जाएगा या फिर इंतजार करना पड़ेगा? जी जी, बिल्कुल। अभी जो है डीएम देहरादून ऋषिकेश आए थे, उन्होंने पुल के लिए एडीएम को वहां भेजा है। स्थलीय निरीक्षण चल रहा है और स्थलीय निरीक्षण में ये बात पता लगी है कि जो ह्यूम पाइप थे वो नीचे दब गए हैं। जल स्तर जैसे ही कम होता है उसके बाद वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था को तेजी से शुरू किया जाएगा, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक का दबाव जो है वो नेपाली फार्म तिराहे पे बहुत ज्यादा लग रहा है, जिससे हरिद्वार और ऋषिकेश आने वाले जो लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो संभावना है कि जल स्तर कम होते ही चीजें पहले से ठीक हो जाएंगी। रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नरकोटा के पास पहाड़ी टूटने से बंद हो गया। नरकोटा सम्राट होटल के पास भारी भरकम पहाड़ी एनएच पर टूटकर गिर पड़ी, जिसकी वजह से एनएच पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ी भरभरा कर एनएच पर गिर पड़ी। गनीमत ये रही कि उस समय कोई इसकी चपेट में नहीं आया। नेशनल हाईवे बंद होने के बाद अब तिलवाड़ा घनसाली टिहरी मार्ग से यातायात चल रहा है। चमोली में देर रात से हो रही बारिश की वजह से एक बार फिर से आम जनजीवन प्रभावित है। उधर सड़क पर मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे भी बाधित हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे पागल नाला, हेलंग और गलनाऊ के पास बाधित हुआ है, जहां एनएच की टीम द्वारा रोड खोलने का काम किया जा रहा है। गलनाऊ के पास हाईवे खोल दिया गया है, जबकि हेलंग और पागल नाला के पास रोड खोलने का काम जारी है। उधर पिथौरागढ़ में थलमुनस्यारी रोड एक बार फिर से बंद हो गई है। बीती रात हुई तेज बारिश से इस बार
अगर हम बात करें, इस रोड पर कई जगहों पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड होने की वजह से यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। रोड पर गिरी भारी भरकम पहाड़ियों को पार कर रहे हैं। ये सफर इतना खतरनाक है कि जरा सी भूल कब जिंदगी पर भारी पड़ जाए कोई नहीं जानता। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून नगर निगम का औचक निरीक्षण किया है और अपने कामों को लेकर नगर निगम पहुंचे लोगों से बातचीत की। सीएम धामी ने निरीक्षण के बाद बताया है कि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अफसरों को मौजूद रहने को कहा गया है, जिसका निरीक्षण करने वो आए थे। सीएम ने कहा है कि जनता के कामों में देरी न की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही दूसरे जिलों का भी निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही केदारनाथ में हो रहे कामों का निरीक्षण करने जाएंगे। दफ्तरों में धीरे धीरे देखने आया हूँ कि एक हमने बीच में एक घोषणा करी थी कि 10 से 12 बजे तक सभी अधिकारी अपने उसमें मिलेंगे, क्योंकि नगर निगम हमारे इस पूरे क्षेत्र में सभी का यहाँ काम पड़ता है। कोई हाउस टैक्स है, पानी का है, अन्य प्रकार की जो ज़रूरतें हैं आम आदमी की नगर निगम में पड़ती हैं। इसलिए हम चेक करने आए थे, किसी को कोई दुविधा तो नहीं हो रही, कोई असुविधा तो नहीं हो रही है, सारे अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हम लोगों की वर्चुअल माध्यम से बैठक ली थी और उसमें बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है। केदारपुरी के पुनर्निर्माण के बारे में, बद्रीनाथ जी का जो मास्टर प्लान तैयार हुआ है उसके निर्माण कार्य के बारे में, और मैं स्वयं वहां जाकर उसको देखना चाहता हूं। बीच में जैसे ही मौसम इत्यादि सही होगा तो जाऊंगा। सीएम धामी देहरादून में आयोजित कोविड वर्कशॉप स्वास्थ्य संवाद 2021 में पहुंचे। वर्कशॉप में नेता विपक्ष प्रीतम सिंह, विधानसभा स्पीकर और स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हुए। बीजेपी और कांग्रेस के विधायक भी मौजूद रहे। वर्कशॉप में कोविड के हालात और आगे की चुनौतियों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा है कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। कोविड काल में सभी जनप्रतिनिधियों ने अच्छा काम किया। राज्य में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। 15 दिसंबर तक राज्य में वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हर विधायक 100 जगह पर वैक्सीनेशन कराए। साथ ही उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में 10 आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा और हरिद्वार में 300 बेड का ईएसआई अस्पताल भी बनेगा। और 20 तक हम जानते हैं कैसे वैक्सीनेशन पूर्ण हो, जो हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि हम 15 दिसंबर तक संपूर्ण वैक्सीनेशन कर देंगे। वैक्सीनेशन में अब वैक्सीन की कोई कमी नहीं। मैं आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रदेश के लिए अब वैक्सीन जितनी हमको चाहिए लगभग हमको उतनी मिलने लगी। अभी हम लोगों ने इस क्षेत्र में 10-10 मेले लगाने का भी निर्णय किया है। हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 मुख्यमंत्री आरोग्य मेले आप सब लोगों के क्षेत्र में लगेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3 नए मेडिकल कॉलेज, हमारा एक रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ का मेडिकल कॉलेज, तीनों मेडिकल कॉलेज बनने की प्रक्रिया में है और ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होंगे। अभी 10 तारीख को ईएसआई का एक बड़ा हॉस्पिटल जो पहले 100 बेड का था, हमने भारत सरकार में अनुरोध किया था। आज भूपेंद्र यादव जी जो भारत सरकार के मंत्री हैं, वो 10 तारीख को आए हैं और वो हरिद्वार में 300। चुनाव से पहले बीजेपी में मचे घमासान के बीच रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ ने अपनी बात दिल्ली में पार्टी आलाकमान के सामने रखी है। दिल्ली में उन्होंने राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात कर अपना दर्द बयां किया। देहरादून लौटने पर उमेश शर्मा ने कहा है कि उन्होंने अपनी बात रख दी है। अब आलाकमान जो भी फैसला करेगा वो उन्हें मान्य होगा। सीएम धामी ने कहा है कि उन्होंने उमेश शर्मा से बात की है, ऐसी कोई नाराजगी तो नहीं है। हमारा परिवार है और परिवार के मुखिया से अपनी बात कहना ये हमारा कर्तव्य भी है। जो पीड़ा थी अपनी लगभग 5 साल से, वो सारी पीड़ा, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब जो जिन व्यक्तियों से 10 मिनट भी मिलना बहुत मुश्किल है, उनसे 1-1 घंटा उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और न्याय देने की बात की। मेरे परिवार का मामला है, परिवार उस पर जो भी निर्णय करे। हमने तो कहा कि हमारे साथ 5 साल से ये परिस्थितियाँ चल रही हैं। हम प्रदेश अध्यक्ष और अपने सभी जिस स्तर पे भी हम कह सकते थे वो बात हम प्रदेश में कह चुके।
अब आपके पास आए हैं, अब निर्णय आपको करना है। नहीं, कोई नाराज़गी उनकी होगी तो उन्होंने बता दिया है, ऐसी कोई नाराज़गी नहीं। मैंने उनसे बात कर ली थी और हम लोग बैठ के उसको मामले को देख लेंगे। बीजेपी ने कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं शामिल हुए। जन आशीर्वाद यात्रा में भीड़ से गदगद बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि 2022 में बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी और पहले से ज्यादा सीटें जीतेगी। 2022 में जैसे जैसे हम चुनाव के नज़दीक जा रहे हैं, हम जनता का जो माहौल है, कार्यकर्ताओं का उत्साह है, मैं देख रहा हूं कि वो लगातार निरंतर भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है और 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करने का लक्ष्य हमने रखा है। उत्तराखंड की जनता ने ये मन बना लिया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को पुनः सेवा करने का अवसर देना है और मैं आपको ये दिल से कह रहा हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि हम पहले से भी अधिक सीटें लाकर दोबारा से उत्तराखंड की सेवा करने के लिए 2022 में आ रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से क्रिकेटर युवराज सिंह ने मुलाकात की। युवराज सिंह ने उत्तराखंड में काम करने की इच्छा जताई है। युवराज सिंह की संस्था कैंसर मरीजों के लिए काम करती है और युवराज सिंह कैंसर सर्वाइवर हैं। अनिल बलूनी ने युवराज सिंह का आभार जताया है। तो आप जानते हैं कि कैंसर को मात दी युवराज सिंह ने। काफी समय तक अनिल बलूनी की भी तबीयत खराब रही और दोनों ही अपने आप में एक रोल मॉडल है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में युवराज सिंह ने कहा कि वो काम करना चाहते हैं और अनिल बलूनी ने इस बात पर खुशी जाहिर की तमाम जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए, और उन्होंने आभार भी जताया। और अब देखिए, हो सकता है इस दिशा में कोई बहुत अच्छी खबर सुनने के लिए मिले। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण विभाग में कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियों के नाम पर धांधली का आरोप लगाया। आप नेता और पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा कर्नल अजय कोठियाल ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड ए स्क्वायर नाम की एक कंसल्टेंसी में उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के लिए आवेदन किया। कंसल्टेंसी ने उनसे 25,000 रुपए की मांग की। पैसा देने के बाद उनको 8,500 रुपए की नौकरी ऑफर हुई। अपने आरोपों के सपोर्ट में आप नेता ने पैसा देने का ट्रांजैक्शन और ऑफर लेटर की कॉपी मीडिया को शेयर की। मामले की शिकायत महिला सशक्तिकरण विभाग के अपर सचिव से की गई है। विभाग के अपर सचिव मामले की जांच कराने की अब बात कह रहे हैं। तो मेरे से उन्होंने बोला कि कुछ पैसे भी लगेंगे, लेकिन सीधा पैसे लेने का तरीका क्या है कि इसे ना रिश्वत नहीं बोलेंगे, इसे चोरी नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे डोनेशन। तो एक एजेंसी है, उसके नाम पे डोनेशन करा जाता है। तो जब हमने वो डोनेशन दिया 25,000 रुपये का, ये 25,000 का हमने डोनेशन दिया। इस डिपार्टमेंट का नाम है, इस संस्था का नाम है लेट श्रीमती निर्मला सिंह जी सेवा समिति। जब ये 25,000 का मेरा ये ट्रांजैक्शन है, जब ये दिया तो उसके बाद में मेरा कॉल लेटर आ गया। कॉल लेटर किस बेसिस पे आया? मेरी इंटर की एक मार्कशीट लगी और उसके बाद में मेरे को एक कॉल लेटर मिल गया चंपावत में ज्वाइन करने के लिए। और इस संबंध में अभी मुझे ज्वाइन किए हुए मात्र 1 हफ्ता हुआ है, तो मैं इसको दिखवाऊंगा और इसकी जांच करवाऊंगा। हिमाचल प्रदेश में 18+ की 100% आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज दिए जाने पर एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन में उत्कृष्ट योगदान देने वाली शख्सियतों के साथ सीधा संवाद किया। हिमाचल प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र की आबादी को 100% वैक्सीनेशन की पहली डोज दिए जाने के बाद एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीनेशन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अनेक शख्सियतों के साथ सीधा संवाद किया। पीएम ने एक तरफ जहां हिमाचल प्रदेश के तमाम नागरिकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी, तो वहीं कुल्लू जिला के ऐतिहासिक गांव मलाना की आशा वर्कर निर्मा देवी के साथ पीएम ने सीधा संवाद भी किया। इतना ही नहीं, पीएम ने मलाना जैसे देवास्था के केंद्र में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने के बारे में भी निर्मा देवी से जाना। आयुष्मान भारत योजना हो या फिर हिमाचल प्रदेश की सहारा योजना, गंभीर बीमारियों की स्थिति में बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। इनका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, हर जरूरतमंद को मिले, इसके लिए भी सरकार के प्रयास जारी हैं। माता जी आपको प्रणाम। इस खास कार्यक्रम के दौरान
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि पीएम मोदी के सहयोग के बिना हिमाचल प्रदेश के लिए उपलब्धि हासिल करना संभव नहीं था। बहुत बड़े संकट में से आगे बढ़ते हुए आपने न भारत को रुकने दिया और न ही किसी प्रदेश के विकास को रुकने दिया। उसके लिए मैं समझता हूं कि देशवासियों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। वहीं इस खास कार्यक्रम की समाप्ति के बाद हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने पत्रकारों से बात करते हुए इस उपलब्धि पर खुशी जताई और मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस खास मौके पर पूरे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री ने हिमाचल के मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी को विशेष तौर पर शाबाशी दी है और हिमाचल प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं और बधाई दी है। तो आज ये कार्यक्रम था और जो पूरे हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जाहिर है हिमाचल प्रदेश की ये उपलब्धि खास है और निश्चित तौर पर यह कामयाबी दूसरे राज्यों को भी प्रेरित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब नजर डालें